चलिए आज से हम लोग ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ज्योग्राफी में हम सबसे पहले देखते हैं कि ज्योग्राफी का सिलेबस क्या है। सबसे पहले हम ज्योग्राफी का सिलेबस, अच्छा ये बताओ ज्योग्राफी क्या होता है? ज्योग्राफी किसे कहते हैं? क्या होता है ज्योग्राफी? हाँ, जियोग्राफी का मतलब क्या होता है? पृथ्वी का अध्ययन। क्या होता है? पृथ्वी का अध्ययन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ज्योग्राफी के सिलेबस को जान लेना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमारा विषय क्या है या हमारा सिलेबस क्या है। यूपीएससी ने जो दे रखा है वो हमारा सिलेबस क्या है, सबसे पहले हमें ये समझ रखना चाहिए। ठीक है, ये बताइए, आपको ये पता है कि ज्योग्राफी जीएस के कौन से पेपर में आता है? कौन से पेपर में आता है? जीएस पेपर 1 में। कहाँ आता है? जीएस 1 में। जीएस पेपर 1 में आता है। ठीक, प्रीलिम्स का भी पार्ट है, आपके आईएएस प्रीलिम्स का भी पार्ट है ये। ठीक है, और हर साल प्रीलिम्स में यहाँ से एवरेज 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए। किसी साल ऐसा भी हुआ है कि 10 क्वेश्चन पूछे गए। जैसे इस बार के पेपर में ज्योग्राफी के क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा थी। ठीक है, इस बार क्वेश्चंस पूछे गए थे और ज्यादा पूछे गए थे, लगभग 12 क्वेश्चन के आसपास पूछे गए थे ज्योग्राफी से। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि 3-4 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लेकिन मेंस में हमेशा इसका एक रोल बना रहता है। ठीक है, मेंस में 4-5 क्वेश्चन तो हमेशा यहाँ से पूछे गए। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है हमारे जीएस पेपर का। ठीक है, बाकी अदर एग्जामिनेशन देते हैं, मान के चलिए अगर आप यूपी पीसीएस का एग्जाम देते हैं तो इसी का रोल 25 से 30 क्वेश्चन का सिर्फ प्रीलिम्स में हो जाता है। सिर्फ प्रीलिम्स में 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो सिर्फ प्रीलिम्स में यहां से 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपीएससी के एग्जाम में एवरेज 6-7 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। ठीक है, पीसीएस के एग्जाम में जीएस पेपर में भी इसका वेटेज कुछ ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको जानना चाहिए कि इसका सिलेबस क्या है। ठीक है, इसका सिलेबस क्या है? इसका सिलेबस क्या है? तो सिलेबस में सबसे पहले आपका लिखा हुआ है विश्व का भौतिक भूगोल। क्या लिखा हुआ है? पहला टॉपिक विश्व का भौतिक भूगोल। अब विश्व कहने का मतलब भारत भी तो विश्व में सम्मिलित है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि भारत का भी भौतिक भूगोल। ठीक है, तो विश्व का भौतिक भूगोल, इसमें जो आपको टॉपिक पढ़ना है, सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान पहला टॉपिक आपको पढ़ना होगा, भू आकृति विज्ञान। ठीक है, इसी तरह से अगर दूसरा टॉपिक हम समझें तो ये है जलवायु विज्ञान। क्या है? क्लाइमेटोलॉजी या जलवायु विज्ञान। ये अपने नोट्स में आप नोट करते चलिए, जलवायु विज्ञान। ठीक है, दूसरा टॉपिक हमारा होगा जलवायु विज्ञान। ठीक है, तीसरा टॉपिक होगा जैव विज्ञान। तीसरा टॉपिक होगा जैव विज्ञान। जैव विज्ञान। इसी तरह चौथा टॉपिक हमारा होगा समुद्र विज्ञान, ओशोनोग्राफी। समुद्र विज्ञान, समुद्र विज्ञान, समुद्र विज्ञान। और फिर हमारा होता है एनवायरमेंट ज्योग्राफी या पर्यावरण विज्ञान। एनवायरमेंटल ज्योग्राफी या पर्यावरण विज्ञान। पर्यावरण तो टॉपिक 1 में आपको भू आकृति विज्ञान, मतलब जिसमें आप पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पृथ्वी की। जलवायु विज्ञान में आप बेसिकली हमारे क्लाइमेट वगैरह के बारे में पढ़ते हैं कि क्लाइमेट कैसा है, जलवायु कैसी है। इसी तरह से जैव विज्ञान में आप बायोलॉजिकल चीजों को पढ़ते हैं। ठीक है, समुद्र विज्ञान में आप ओशोनोग्राफी को, हमारे समुद्र को पढ़ते हैं। हमें पता है कि पृथ्वी के अधिकतम कितने परसेंट, 70% से ज्यादा हिस्से पे क्या है? समुद्र है। तो समुद्र विज्ञान को हमें समझना होता है। फिर इन्वायरमेंटल साइंस जो होता है या इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी यानी पर्यावरणीय विज्ञान की अगर बात करें, ठीक है,
तो पर्यावरणीय विज्ञान में आप पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है मनुष्य के ऊपर, ठीक है, किसी घटनाओं का, उसको हमें पढ़ना होता है। इसी तरह दूसरा टॉपिक है भूभौतिक प्रक्रम। यूपीएससी ने जो दूसरा टॉपिक लिखा है, टॉपिक नंबर सेकंड जो है, टॉपिक नंबर सेकंड है भूभौतिक प्रक्रम। भूभौतिक प्रक्रम, इसमें बेसिकली आपको पढ़ना होता है, जैसे आप ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी, ये जो घटनाएं होती हैं, ज्वालामुखी, भूकंप की जो घटनाएं वगैरह होती हैं, उसको आप इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। चट्टानों का निर्माण, पर्वतों का निर्माण, मतलब पृथ्वी पर होने वाली जो घटनाएं हैं, जो भौतिक परिवर्तन होते हैं, प्रक्रम होते हैं, उसको हम पढ़ते हैं भूभौतिक प्रक्रम में, ठीक है। तीसरा टॉपिक इसने दे रखा है विश्व के संसाधन। विश्व के संसाधन, ठीक है। थर्ड टॉपिक है हमारा विश्व के संसाधन, ठीक है। इसी तरह फोर्थ टॉपिक है औद्योगिक अवस्थिति। औद्योगिक अवस्थिति, इंडस्ट्रियल जो है, औद्योगिक अवस्थिति, इसमें प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र, और तृतीयक क्षेत्र के बारे में बेसिकली हम तृतीयक क्षेत्र, ठीक है। तो औद्योगिक अवस्थिति में हम ये तीन टॉपिक को करेंगे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, ठीक है। इसी तरह से फिर अगला टॉपिक हमारा GS1 और GS3 को कनेक्ट कर लेगा, ठीक है। उसमें हम पढ़ेंगे सामाजिक मुद्दे, सामाजिक, जिसमें जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या, जनगणना, लिंगानुपात, इन सारे बातों को हम समझते हैं, ठीक है। इस टॉपिक में हम जनसंख्या को पढ़ेंगे, लिंगानुपात, मतलब यहाँ पे GS1 और प्लस GS3, ये तीन टॉपिक आपके एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये दो टॉपिक आपको एक साथ पढ़ने होते हैं कि सामाजिक मुद्दे, ठीक है। यहीं पे आप जनसंख्या को पढ़ते हैं, ठीक है, यहीं पे आप लिंगानुपात पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपके टोटल 5 टॉपिक हैं, ठीक है। ये आपके टोटल 5 टॉपिक दिए गए हैं। इन्हीं के अंतर्गत आपको पूरे ज्योग्राफी को पढ़ना होता है। इन्हीं 5 टॉपिक में आपको पूरी ज्योग्राफी समझनी होती है, पूरे ज्योग्राफी को जानना होता है। देखो, सबसे पहले तैयारी के दौरान आपको पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है। हमें पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है, ठीक है। तो सिलेबस का आइडिया लगने के बाद दूसरा हमको ये आइडिया रखना चाहिए कि पढ़ना कहां से, पढ़ना कहां से, पढ़ना कहां से। यहां पे हम क्या करेंगे, जैसे हमको क्या पढ़ना है और कहां से पढ़ना है। जैसे आपने अभी तक टॉपर्स को सुना होगा या जानते होंगे कि 6 to 12th NCERT कर लो, सिर्फ ज्योग्राफी के लिए। सिक्स टू 12th NCERT कर लो तो ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। मतलब 6 से 12 तक की अगर आप NCERT पढ़ लेते हैं तो ज्योग्राफी, आप ये कहने के तो बहुत आसान बात है कि 6 से 12 तक की NCERT पढ़ लीजिए, लेकिन 6 से 12 तक की अगर 6 NCERT ही हो तो आप सोच सकते हैं ठीक ठाक, मतलब मुझे लगता है कि 700-800-900 पेज की ठीक ठाक वर्डन हो जाएगी, ठीक है। तो अब NCERT को भी कवर करना है हम लोग को। क्लासेस के साथ करना क्या है, 6 to 12 तक की NCERT भी कवर करना है, ठीक है। अगर आप NCERT पढ़ना चाहेंगे तो देख लीजिएगा, एज इट इज उसी सिलेबस को लेके चलेंगे। प्लस इसके साथ हमको स्टैंडर्ड बुक भी करना है, स्टैंडर्ड बुक भी करना है, और प्लस इसके साथ हमको मैपिंग भी करनी है, ठीक है। मैपिंग भी करनी है। जो भी ज्योग्राफी का टर्म से पढ़ेंगे, हमने बोला था इसके लिए आपको ब्लैंक मैप ले लेना है। सादे मैप आते हैं जो ब्लैंक होते हैं, उसमें आप जगह भरते चलिएगा, चीजों को लिखते चलिएगा। तो ब्लैंक मैप साथ में आप ले लेंगे तो चीजें आपके लिए और आसान हो जाएंगे, ठीक है। तो पहली बात हम लोग NCERT कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। NCERT 6 to 12th, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए देखो, NCERT 2 ही सब्जेक्ट के लिए पढ़ना होता है आपको बेसिकली, मतलब जहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। और वो 2 सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी।
यहां आप सिर्फ एनसीईआरटी से काम चला सकते हैं, बाकी और जगहों पे आपको जो है खुद को बहुत वास्ट करना, खुद को थोड़ा सा एक्सपेंड करना ही पड़ता है, ठीक है। बाकी ये 2 सब्जेक्ट में आप एनसीईआरटी से काम चला सकते हैं, एनसीईआरटी पर्याप्त है, हिस्ट्री में और ज्योग्राफी में, ठीक है। तो इसके लिए हमने सोचा आप लोग को कि इस बार चूंकि एक बुक्स मुझे बहुत अच्छी लगी, तो हो सके इंस्टीट्यूट की तरफ से या तो नोट्स मिल जाए या तो ये बुक आप लोगों को मिल जाए। ये बुक बेसिकली अरिहंत के 6 to 12 तक इन्होंने क्या किया है, एनसीईआरटी को कंबाइंड कर दिया, ठीक है। 6 to 12 तक की पूरी एनसीईआरटी को एक साथ कर दिया। मैंने देखा बुक अच्छी है तो हो सके ये बुक आपको दे दे, ठीक है, या फिर इंस्टीट्यूट के जो मटेरियल हैं उसमें कुछ चेंजेस करके दिए जाए, ठीक है। आपको इसके साथ क्या करना है, आपको तीसरा काम ये करना है, प्रीवियस ईयर्स का पेपर आपके पास होना चाहिए, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर साथ में प्रैक्टिस करना है। यूपीपीसीएस अगर आपको देना है तो साथ में आप घटना चक्र लगाइएगा, घटना चक्र को आप साथ में लगाइएगा। अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं तो प्रीवियस ईयर्स को लगाने के साथ साथ आप प्रैक्टिस सेट ले लीजिएगा, प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। जो कि यूपीएससी, देखो यूपीएससी हमेशा ना करंट से रिलेट करके ज्योग्राफी पूछता है। यूपीएससी जब भी ज्योग्राफी पूछता है तो वो ज्यादातर क्वेश्चन करंट से रिलेट करके पूछते हैं, ठीक है, कि करंट में कोई इशू चल रहा है, कोई ऐसी घटना हुई, ठीक है, कोई बाढ़ की समस्या, ज्वालामुखी की कहीं समस्या हुई या भूकंप वाली कोई घटना हुई तो वो रिलेट कर देंगे वहीं से। या ऐसा हुआ कि महानजाव महासागरीय धाराएं चल रही हैं तो उसमें कुछ ऐसी घटना देखने को मिली जो उस साल के करंट अफेयर में चर्चा का विषय बनी, तो वहां से वो क्वेश्चन उठा के पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है। तो यहां पे हम थोड़ा सा करंट अफेयर को भी रिलेट करेंगे, ठीक है, यूपीएससी के पर्पज से। अगर आप यूपीएससी के पर्पज से अगर आप यूपीपीसीएस देना चाहते हो तो सिर्फ घटना चक्र साथ में लगाइए, ठीक है। यहां पे हम कोशिश करेंगे कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जहां जरूरी है इस बार फैक्ट्स को उठाते चले, फैक्ट्स को हम करते चले, ठीक है। तो यहां पे हम ध्यान रखेंगे कि फैक्ट्स को करते चले और कम से कम 6 to 12 तक की पूरी एनसीईआरटी हमारी तैयार हो जाए। मतलब अगर ज्योग्राफी की बात है तो 6 से 12 तक की एनसीईआरटी हमें याद है, ये हम कह पाए। क्लियर है, ठीक है। तो हम अपने सिलेबस को अब आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले हमें जानना क्या चाहिए, अगर हम पढ़ाई करते हैं तो सबसे पहले हमें जानना क्या चाहिए, हम कहाँ हैं। व्हाट इज ज्योग्राफी तो हमें समझ में आ गया, हम कहाँ हैं, हम हैं ब्रह्मांड में, ठीक है, ब्रह्मांड में है, ठीक है, हम कहाँ हैं, ब्रह्मांड में, ठीक है। अब हम ब्रह्मांड में हैं, हमारी पृथ्वी भी ब्रह्मांड में है, हमारे सौरमंडल भी ब्रह्मांड में है, हमारी आकाश गंगाएं भी इसी ब्रह्मांड में। मतलब एक सूक्ष्मतम कण से लेकर बड़े से बड़ा कोई भी वस्तु कहाँ है, ब्रह्मांड में। तो सबसे पहला हमारा चैप्टर होगा ब्रह्मांड, हेडिंग डाल दीजिए ब्रह्मांड। सबसे पहला चैप्टर हमारा होगा ब्रह्मांड, हेडिंग डाल दीजिए ब्रह्मांड, ब्रह्मांड, ठीक है। अब हम समझते हैं कि ब्रह्मांड होता क्या है, अब हम समझते हैं कि ब्रह्मांड होता क्या है। तो देखिए ब्रह्मांड का मतलब बेसिकली है कि छोटे से छोटे कण, मतलब छोटा से छोटा अणु, छोटा से छोटा एटम्स, ठीक है, और उन अणुओं से लेकर, छोटे छोटे अणुओं से लेकर महाकाय पिंड, बड़े से बड़े पिंड वगैरह जो होंगे, ये सब कुछ कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, ब्रह्मांड में। ये सब कहाँ है, ब्रह्मांड में। मतलब छोटे कण से लेकर बड़े बड़े पिंड जहां अवस्थित है उसको हम क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। मतलब जो भी कुछ है, जिसकी भी एग्जिस्टेंस आपको लगती है, वो सब कुछ कहाँ है, ब्रह्मांड में। बात समझ में आ रही है। तो अभी ब्रह्मांड की फोटो ली गई है और बहुत खूबसूरत तस्वीर ली गई है, जिससे ली गई है उसका नाम क्या है, उस दूरबीन का नाम क्या है जिससे उसको लिया गया है। एनीवन राइज योर हैंड। क्या नाम है, जेम्स वेब टेलीस्कोप। क्या नाम है उसका, जेम्स वेब टेलीस्कोप। कहाँ के एजेंसी ने लिया है, नासा ने लिया है, ठीक है। तो अब देखो यही क्वेश्चन वो पूछते हैं कि ब्रह्मांड की ली गई अभी की तस्वीर जो है वो कहाँ से ली गई है, कौन सी कंपनी ने लिया है, कौन सी एजेंसी ने लिया है, और टेलीस्कोप का नाम क्या है। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप उसका नाम है, ठीक है। इसके पहले ब्रह्मांड की पहली बार ब्रह्मांड की तस्वीर किसने ली थी, हब्बल ने, ठीक है, ठीक है। तो ये सब बातें ये ध्यान रखनी होती है आपको कि ब्रह्मांड की पहली तस्वीर किस दूरबीन के द्वारा ली गई थी, अभी लेटेस्ट तस्वीर किस, ठीक है, शायद तस्वीर यही है, तस्वीर यही है ब्रह्मांड की जो अभी लेटेस्ट में ली गई है, ठीक है। देखो इतना खूबसूरत दिखता है हमारा ब्रह्मांड, ठीक है। और हम इस ब्रह्मांड में हैं क्या, सोचो कितना बड़ा है ये ब्रह्मांड, उस ब्रह्मांड में कितना बड़ी है हमारी आकाश गंगा, और इस आकाश गंगा में कैसा है हमारा सौर मंडल, ठीक है, कैसा है हमारा
सौर मंडल। और उस सौर मंडल में कितनी बड़ी है हमारी पृथ्वी, और उस पृथ्वी पर कितना बड़ा है हिंदुस्तान, उस हिंदुस्तान में हमारा गोरखपुर, और इस गोरखपुर में बैठे हुए हम, और हमें लगता है कि हम ब्रह्मास्मि, हम ही सब हैं। लगता है ना, जैसे कई बार तुम्हें एहसास होता होगा कि मैं ही सब हूं। सोचो इतने बड़े ब्रह्मांड में ये आकाश गंगा में सौर मंडल में तारे और ग्रह, उस ग्रह में आपका इंडिया, हिंदुस्तान। अब ग्रह का 70 से ज्यादा % हिस्सा पानी है, ठीक है, ज्यादातर हिस्सा पानी है, ठीक है। उसमें भी इतने सारे देश बटे पड़े हैं, उसमें हमारा हिंदुस्तान भी है, भारत भी है, और उस भारत में भी एक स्टेट है उत्तर प्रदेश, उसमें एक जिला है गोरखपुर, ठीक है, और उस गोरखपुर में एक छोटी सी जगह है जहां हम रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे ब्रह्मांड की तस्वीर है। तो ब्रह्मांड कैसे बना है, तो आप इसको देखिए, इस ब्रह्मांड में बहुत छोटे छोटे पिंड भी होंगे और बहुत बड़े बड़े पिंड भी होंगे। ऐसा भी होगा कि छोटे छोटे कण भी हैं, धूलकण भी हैं, है कि नहीं है, और ऐसा भी होगा कि सूर्य जैसा बड़ा तारा भी है। तो हमारा ब्रह्मांड बेसिकली छोटे छोटे कणों से लेकर विशालकाय बड़े पिंडों से बना हुआ, ठीक है। तो लिख लीजिए ब्रह्मांड के बारे में एक लाइन लिखिए, सूक्ष्म अणुओं से लेकर महाकाय पिंडों के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहते हैं। सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहते हैं। सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहते हैं, ठीक है। ब्रह्मांड का विस्तार ग्रहों, उपग्रहों, ब्रह्मांड का विस्तार ग्रहों, उपग्रहों, आकाशगंगा तथा अन्य खगोलीय पिंडों के रूप में देखा जा सकता है, बट सोचो इतना बड़ा है ये ब्रह्मांड, और उस ब्रह्मांड को हमने एक कैमरे में केंद्रित कर रखा है, और इस ब्रह्मांड को हम अपनी स्क्रीन पे जितना छोटा और जितना बड़ा चाहे कर सकते हैं। ये इंसान है, ये इंसानी शक्ति है, बात समझ रहे हो। जैसे आजकल जैसे कहावत कही जाती थी ना कि आप जो है हर एक व्यक्ति को वो हनुमान है और उसको जामुन की जरूरत होती है उसको शक्तियों का एहसास दिलाने के लिए, लेकिन आज ये बात नहीं है। आप हनुमान भी हैं और आपके अंदर जामवंत भी है। आप खुद ही अपनी शक्तियों का एहसास खुद को दिलाइए और सफलता बहुत आपके करीब आ जाएगी अगर ये काम आप सीख गए तो, कि आप ही हनुमान हैं और आप ही जामवंत हैं और आप में बहुत सारी शक्तियां हैं, ठीक है। तो ब्रह्मांड को देखो, हम आज एक स्क्रीन पे देख पा रहे हैं और इतना बड़ा है ये ब्रह्मांड, ठीक है। तो ये हुआ क्यों है? टेक्नोलॉजी की वजह से, प्रौद्योगिकी की वजह से, ठीक है। अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, हमें यह समझना पड़ेगा कि भाई ये ब्रह्मांड जो ये बना है, ये ब्रह्मांड बना कैसे, बेसिकली इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति में एक सबसे जो प्रचलित सिद्धांत है उसको कहा जाता है बिग बैंग थ्योरी। क्या कहा जाता है? बिग बैंग थ्योरी। और जो मानवीय भी है, मतलब जिसको माना भी गया है, क्या है? माना भी गया है, माननीय भी है कि बिग बैंग थ्योरी से ही क्या हुआ था? ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। अब बिग बैंग थ्योरी को हम समझने की कोशिश करते हैं तो बिग बैंग थ्योरी ये कहता है कि पहले प्रारंभिक स्थिति में क्या था, सब कुछ एक जगह पे केंद्रित था। एक ऐसा पिंड था, एक ऐसा कण था जो एक जगह पे केंद्रित था, ठीक है। आरंभ में स्थिति ये थी कि सभी एक जगह क्या थे? केंद्रित थे, एक सेंट्रलाइज्ड थे, ठीक है। बाद में क्या हुआ, क्योंकि इसका आयतन तो बहुत कम था, देखो बहुत छोटा सा है, ठीक है, आयतन तो बहुत कम था, लेकिन इसका तापमान बहुत ज्यादा था और इसकी डेंसिटी, या लिख लीजिए बिग बैंग थ्योरी। देखिए ये यहां से ये जो पॉइंट है ये केंद्र है, ठीक है, यही वो पिंड है। इसमें जब विस्फोट हुआ और विस्फोट होने के बाद, ठीक है, विस्फोट होने के बाद
देखिए ऊर्जा निकली और उस ऊर्जा ने क्या किया, इसमें जब विस्फोट हुआ तो ऊर्जा निकली और ऊर्जा जब ठंडी हुई तब जाके क्या हुआ, हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। तो ये जो ब्रह्मांड बना है ये बेसिकली अलग अलग नहीं थे, ये बेसिकली एक ही पदार्थ में जब विस्फोट हुआ और उस विस्फोट के कारण क्या हुए हैं, इनका निर्माण हुआ है। बात समझ में आई कि नहीं, कि इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ और इसका सबसे अच्छा सिद्धांत कौन सा है, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या कहता है, बिग बैंग थ्योरी कहता है कि देखो आरंभ में सभी एक जगह थे, ऐसा नहीं कि ब्रह्मांड जितना विस्तृत है, यह ब्रह्मांड इतना ही विस्तृत हुआ करता था। आरंभ में सब क्या थे, एक जगह थे, ठीक है, सब एक जगह थे। लेकिन क्या हुआ, इनका आयतन जो है वो कम था, जगह कम लिए हुए थे, लेकिन तापमान ज्यादा था, तापमान ज्यादा था और साथ में क्या था, इनका घनत्व भी, डेंसिटी भी बहुत ज्यादा थी। तो तापमान और घनत्व तो ज्यादा था लेकिन आयतन कम था, इसमें विस्फोट हुआ और जब इसमें विस्फोट हुआ तो इसका क्या हुआ, विस्तार। इसमें विस्फोट होने के बाद इसका विस्तार हुआ और विस्तार में बहुत असीमित मात्रा में ऊर्जा निकली। असीमित मात्रा में जब ऊर्जा निकली तो क्या हुआ, इससे पदार्थ का निर्माण हुआ। हर तीसरे मिनट ही पदार्थ का निर्माण हो गया। जब ये ठंडा हुआ 3 लाख वर्षों बाद, जब 45 केल्विन इसका तापमान गिर गया, तब क्या हुआ, पदार्थ बनना शुरू हुए और उन पदार्थों के रूप में ही हमारी आकाशगंगा, ठीक है, हमारी सौर मंडल का जो है वो निर्माण प्रारंभ हुआ। क्लियर है, ठीक है। अब लिख ली, चलिए आगे चलते हैं। तो ब्रह्मांड के निर्माण में लिखिए, बिग बैंग थ्योरी में, बिग बैंग थ्योरी में लिखिए, देखिए आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत, आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत, ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है, बिग बैंग सिद्धांत है। बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग सिद्धांत लिखिए। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार देख सकते हैं, चलिए क्या लिखा, बिग बैंग सिद्धांत लिखिए, क्या लिखा, अनुसार ब्रह्मांड का निर्माण, ब्रह्मांड का निर्माण निम्न अवस्थाओं में हुआ है, ब्रह्मांड का निर्माण निम्न अवस्थाओं में हुआ है। अवस्थाओं में हुआ है। पहला लिखिए, आरंभ में वे सभी पदार्थ, आरंभ में वे सभी पदार्थ, सभी पदार्थ, आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है, जिनसे ब्रह्मांड बना है, बना है, अति छोटे पदार्थ के रूप में, अति छोटे गोलक के रूप में, अति छोटे गोलक के रूप में एक ही स्थान पर स्थित था, अति छोटे गोलक के रूप में एक ही स्थान पर स्थित था, स्थित था, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान व घनत्व अनंत था, एवं तापमान और घनत्व अनंत था, एवं तापमान और घनत्व अनंत था, अनंत था।
आप चेंज करके लिखिएगा, बिग बैंग की इस प्रक्रिया में, इस अति छोटे गोलक में, बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे गोलक में, इस अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ, भीषण विस्फोट हुआ भीषण विस्फोट हुआ तथा इसके पश्चात इसका विस्तार हुआ, तथा इसके पश्चात इसका विस्तार हुआ, तथा इसके पश्चात इसका विस्तार हुआ। तो देखिए कैसे हुआ था, एक छोटा पदार्थ था, इसमें जब विस्फोट हुआ तो अलग अलग पदार्थ बने। ठीक है, विस्फोट के हमने बताया 3 मिनट के बाद ही, 3 मिनट के बाद ही क्या हुआ था, एक पदार्थ का निर्माण बेसिकली हो गया था। देखिए 3 मिनट की प्रक्रिया के बाद ही एक पदार्थ का निर्माण क्या हुआ है, बेसिकली हो गया। और 3 लाख वर्षों के बाद, जैसे ये हमारी आकाशगंगा, ठीक है, ये आकाशगंगाओं का निर्माण जो है, ठीक है, तो 3 लाख वर्ष बाद फिर क्या हुआ, तापमान में गिरावट आई, 4500 केल्विन तापमान गिरा, और फिर क्या हुआ, इन पदार्थों का, जैसे हम जिन तारों को जानते हैं, ग्रह आकाशगंगाओं को जानते हैं, इनका इस रूप में निर्माण हुआ और ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया, ब्रह्मांड अब हमको दिखने लगे। ठीक है, फिर अब हम जानेंगे खगोलीय पिंड क्या होते हैं। खगोलीय पिंड, सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, इन सभी को क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड कहते हैं। ठीक है, तो खगोलीय पिंड में हमें जानना है आकाशगंगा, कि आकाशगंगा किसे कहते हैं या आकाशगंगा क्या होती है। ठीक है, तो आकाशगंगा क्या है, तो आकाशगंगा बेसिकली तारों का, गैसों का और बादलों का समूह है। ठीक है, आकाशगंगा किसे कहते हैं, तो आकाशगंगा बेसिकली तारों का, गैसों का और बादलों का जो समूह होता है उसी को क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं, जिसमें बहुत सारे तारे होंगे। ठीक है, बहुत सारे तारों के साथ साथ तारे आ गए, तो तारों के साथ साथ ग्रह भी आ गए और उपग्रह भी आ गए। ठीक है, तो तारे, गैस और बादलों का जो समूह होता है, जो पुंज होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। लाखों आकाशगंगा जो है हमारे ब्रह्मांड में मौजूद है, लाखों आकाशगंगा हमारे ब्रह्मांड में मौजूद है। ठीक है, और आकाशगंगा का जो व्यास होगा वो व्यास 80,000 से लेकर 150 प्रकाश वर्ष हो सकता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसका मापक होता है, किसका, दूरी का मापक होता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मापक होता है। ठीक है, तो ये दूरी बेसिकली दिखा रहा है कि इतनी दूरी इसमें रहती है। तो अब लिख लीजिए आकाशगंगा, हेडिंग डालिए आकाशगंगा। लिखिए यह करोड़ों तारे, यह करोड़ों तारे, बादल तथा गैसों का करोड़ों तारे, बादलों तथा गैसों का एक प्रणाली है, एक आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह होता है। एक आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह होता है। एक आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह होता है, असंख्य तारों का समूह होता है। एक आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह होता है। अब देखिए ये हमारी आकाशगंगा है। ठीक है, ये क्या है, आकाशगंगा। इस आकाशगंगा में देखिए इसमें क्या क्या है, तो इसमें तारे हैं। ठीक है, क्या है, तारे हैं। ठीक है, अब देखो असंख्य तारे होंगे जिनको हम काउंट भी नहीं कर सकते, तारों की संख्या इतनी ज्यादा है कि हम उनको काउंट भी नहीं कर सकते। तो असंख्य तारे हैं, तारों के साथ साथ गैस भी है, तारों के साथ साथ गैस भी है और प्लस बादल भी है, और इन सबका सम्मिलित रूप ही क्या है, आकाशगंगा। बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं हमारे ब्रह्मांड में, बहुत सारी आकाशगंगाएं, और एक आकाशगंगा में असंख्य तारे हैं। ठीक है, एक आकाशगंगा में क्या है, असंख्य मात्रा में तारे हैं। तो ये हमारी आकाशगंगा है। ठीक है, अब देखिए आकाशगंगा को हम 3 पार्ट में समझते हैं। आकाशगंगा बेसिकली 3 तरह की होती है। एक होता है
सर्पाकार आकाशगंगा, ठीक है, जिसको मिल्की वे जो हमारी आकाशगंगा है, हमारी आकाशगंगा क्या है? मिल्की वे। हम जिस आकाशगंगा में स्थित है भाई, पृथ्वी जिस आकाशगंगा में स्थित है वो क्या है? मिल्की वे, ठीक है। तो 3 तरह के बेसिकली आकाशगंगाएं होती हैं, सर्पाकार, दीर्घवृत्ताकार और अनियमित, ठीक है। सर्पाकार में मिल्की वे स्थित है, हमारी आकाशगंगा स्थित है। इसी तरह दीर्घवृत्ताकार में जो अभी तक ज्ञात आकाशगंगा है, उस ज्ञात आकाशगंगाओं में सबसे बड़ी आकाशगंगा है गंगा माफेई, ठीक है। और इसी तरह अनियमित आकाशगंगा में सेंटोस ए, ठीक है, ये आकाशगंगा है। तो लिख लीजिए आकाशगंगा 3 प्रकार के होते हैं, तीनों का नाम लिख लीजिए। आकाशगंगा 3 प्रकार के होते हैं, तीनों का नाम लिख लीजिए, तीनों का नाम लिख लीजिए। ठीक है, आगे चले। अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे, तारे, ठीक है, तारे। अब ये देखिए, ये हमको तारे दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, जैसे तारे हम आप बचपन से देखते आए हैं, वो तारे वैसे नहीं होते हैं, तारे ऐसे हैं, ठीक है। तारे अधिकतम हीलियम और हाइड्रोजन गैस से बने होते हैं। इसके बाद धूलकण वगैरह भी होते हैं, लेकिन न्यूनतः हीलियम 28% और हाइड्रोजन 70%। ये रेशियो याद रखिएगा, पीसीएस वगैरह के एग्जामिनेशन में ये रेशियो आपसे पूछे जा सकते हैं कि हाइड्रोजन कितने प्रतिशत होता है या हीलियम कितने प्रतिशत होता है। तो एक तारे में हाइड्रोजन 78% और 28% हीलियम होता है। तारे मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं, कोई भी तारा मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम का बना होता है, ठीक है। इसी में सूर्य भी एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। तारों के पास अपना स्वयं का प्रकाश होता है और स्वयं की ऊर्जा होती है, मतलब इनको प्रकाश और ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ती है। जो तारे होते हैं इनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, स्वयं का प्रकाश होता है, और इनके पास अपनी स्वयं की ऊर्जा होती है, स्वयं का प्रकाश एवं स्वयं की ऊर्जा होती है, ठीक है। तो तारे क्या हैं? जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है और स्वयं की ऊर्जा होती है। तारे हाइड्रोजन और हीलियम गैस से मिलकर बने होते हैं, बात समझ में आ गई। सूर्य भी क्या है? एक प्रकार का तारा है। तो 1-2 लाइन तारों के बारे में लिख लीजिए। लिखिए, तारे वो चमकीले खगोलीय पिंड होते हैं, तारे वे चमकीले खगोलीय पिंड होते हैं, तारे वे चमकीले खगोलीय पिंड होते हैं, चमकीले खगोलीय पिंड होते हैं। जिनका निर्माण हाइड्रोजन, मुख्यतः हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस से होता है, जिनका निर्माण मुख्यतः हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस से होता है, जिनका निर्माण मुख्यतः हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस से होता है, हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस से होता है। तारों की अपनी ऊष्मा, तारों की अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। ठीक है। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य है। और हमारे सौर मंडल के निकटतम, सबसे निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए। पृथ्वी के निकट सबसे निकटतम तारा सूर्य है।
कितना दूर है सूर्य हमसे? करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। और सूर्य का तापमान पृथ्वी तक पहुंचने में समय कितना लगता है? कहीं 8 मिनट 18 सेकंड मिलेगा, कहीं 8 मिनट 22 सेकंड मिलेगा, ठीक है। लेकिन एक एवरेज याद रखिएगा 8 मिनट। अलग अलग किताबों को जब आप पढ़ेंगे तो अलग अलग आपको डेटा मिलेंगे, ठीक है। तो एवरेज याद रखिएगा कि 8 मिनट का टाइम लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी होती है? 9.46 × 10⁻12। जैसे ये भी आपसे पीसीएस में पूछ सकते हैं, एक प्रकाश दूरी बराबर कितना होता है, ठीक है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का, ठीक है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻12 × 10⁻12, ठीक है, किलोमीटर होता है। नेक्स्ट लिख लीजिए, सौर मंडल के सबसे निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। सौर मंडल के सबसे निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। सौर मंडल के सबसे निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी कैसे लिखेंगे? प्रॉक्सिमा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, ठीक है। एक पॉइंट और लिख लिया कि तारे जो हैं वो अधिकतम हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बने होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन गैस कितना होता है? 70%, हीलियम कितना होता है? 28%, 1.5% कार्बन होता है, 1.5% कार्बन होता है, 1.5% कार्बन होता है, ठीक है। और उसके बाद नाइट्रोजन होता है और उसके बाद नियॉन होता है, उसके बाद नाइट्रोजन होता है और फिर नियॉन होता है। और 0.5% में सब गैसें होती हैं, ठीक है। 0.5% में क्या होता है? सभी गैसें होती हैं, ठीक है। तो 98, 99, हाँ 0.5 में सारी गैसें आ गई, जितनी भी गैस धूलकण हुए वो सब 0.5% में आ गए, ठीक है। अब अगला हेडिंग डालिए, अगला हेडिंग डालिए, सौर मंडल। अगला हेडिंग डालिए, सौर मंडल, सौर मंडल। सौर मंडल, सौर मंडल किससे बना है? सौर मंडल किसे कहते हैं? सूर्य और ग्रहों से मिलकर बना हुआ है सौर मंडल। लिखिए, सूर्य, सूर्य 8 ग्रह, 8 ग्रह तथा उपग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे धूमकेतु, उल्कापिंड, अन्य खगोलीय पिंड जैसे धूमकेतु, उल्कापिंड, धूमकेतु, उल्कापिंड, धूलकण इत्यादि मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं, इत्यादि मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है। अब सूर्य के बारे में अगर हम जाने तो सूर्य कहां है? सौर मंडल में स्थित है। और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी है, सबसे बड़ा सदस्य भी कौन है? सूर्य ही। ठीक है, तो सूर्य सौर मंडल का क्या है? सबसे बड़ा जो है वो तारा है। सबसे बड़ा सदस्य कौन है? सूर्य है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा सदस्य सूर्य है। कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए बृहस्पति साथ में दे देगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा सौर मंडल का सबसे बड़ा सदस्य कौन है? सूर्य। ठीक है, सौर मंडल का सबसे बड़ा सदस्य सूर्य। ठीक है, अब हेडिंग डालिए ग्रह, हेडिंग डालिए ग्रह। अब यहां पे हम ग्रहों का क्रम देखेंगे और एक एक ग्रहों की विशेषताएं देखेंगे। ठीक है, यहां पे हम ग्रहों का क्रम देखेंगे और एक एक ग्रह की विशेषता देखेंगे।
ठीक है, ये बताइए, ये सूर्य है हमारा, सूर्य कहाँ है? सौर मंडल के केंद्र में है। सूर्य कहाँ है? सौर मंडल के केंद्र में, ठीक है। अब सूर्य के सबसे निकटतम क्या है? मरकरी है। मरकरी किसका मतलब? बुध। मरकरी का मतलब बुध। उसके बाद क्या है? वीनस है। इसको क्या कहते हैं? शुक्र। फिर क्या है? हमारी अर्थ है। मतलब सूर्य से अगर क्रम में जाए तो कितने नंबर पे हमारी पृथ्वी है? तीसरे नंबर पे। फिर क्या है? मार्स है, मंगल है। मतलब पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन है? शुक्र है। और पृथ्वी के इधर सबसे निकटतम ग्रह है मार्स। बात समझ में आ रही? सूर्य के सबसे निकटतम है मरकरी। सूर्य के सबसे निकटतम कौन है? मरकरी। फिर क्या है? अब देखो ये एस्ट्रॉयड बेल्ट है और इसके बाद आता है हमारा जुपिटर। बहुत सारे एस्ट्रॉयड्स हैं, छोटे 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 एस्ट्रॉयड्स हैं, सीरस हैं। और इसके बाद आता है जुपिटर। इसके बाद क्या आता है? जुपिटर। जुपिटर के बाद है सैटर्न, शनि। जुपिटर मतलब होता है बृहस्पति। क्या होता है? बृहस्पति, ठीक है। और हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी कौन है? बृहस्पति है। बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। फिर इसके बाद आता है शनि। शनि में बेसिकली वलय वगैरह से ज्यादा बना हुआ है। शनि में वलयों की संख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है। शनि, इसको आइस क्यूब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइस क्यूब। मतलब ये बर्फ के टुकड़े के समान है, ठीक है। ये बर्फ के टुकड़े के समान है। अगर 8 ग्रह को पानी में डाला जाए तो कौन सा ग्रह नहीं डूबेगा? तो वो है शनि। शनि का बेसिकली जो घनत्व है वो क्या है? पृथ्वी के या बेसिकली जल के घनत्व से भी कम है, ठीक है। अगर जल का घनत्व लिया जाए तो जल के घनत्व से जब किसी चीज का घनत्व कम होगा तो क्या होगा? वो जैसे बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से ज्यादा होता है कि कम होता है? कम होता है। तो बेसिकली जो शनि है, ये शनि बर्फ के टुकड़े के समान है। मतलब इसको अगर पानी में डाला जाए तो और सभी ग्रह डूब सकते हैं, लेकिन शनि के डूबने की संभावनाएं नहीं है। शनि बेसिकली बर्फ के टुकड़े के समान है, इसीलिए इसको आइस क्यूब भी कहा जाता है। इसी ग्रह को हम क्या कहते हैं? आइस क्यूब भी कहते हैं। उसके बाद आता है यूरेनस। क्या आता है? यूरेनस। फिर आता है नेपच्यून। सूर्य से सबसे दूर कौन है? नेपच्यून। कौन है? नेपच्यून। सूर्य से सबसे निकटतम कौन है? मरकरी। सूर्य के सबसे निकटतम कौन है? मरकरी। पृथ्वी का क्रम कौन सा है? तीसरा, ठीक। अब क्रम में अगर आ जाए कि क्रम में है कि नहीं है, कई बार 5 ग्रहों को दे देगा और कहेगा सही क्रम क्या है, तो आपको सबसे पहले क्या याद रखना है? मरकरी, ठीक है। मरकरी। फिर क्या है? वीनस। फिर क्या है? अर्थ। फिर क्या है? मार्स। फिर क्या है? जुपिटर। फिर क्या है? सैटर्न। अब इसको आप याद कैसे करेंगे? इसको याद कैसे करेंगे? माई वेरी इनोसेंट मदर। माई वेरी इनोसेंट मदर, ठीक है। या MVEM, जुड़वा ग्रह कहते हैं शुक्र को। लेकिन हम जीवन कहां खोज रहे हैं? मंगल पे। जीवन कहां खोज रहे हैं? शुक्र पे जीवन संभव है? क्यों नहीं संभव है? टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, सूर्य के निकटतम है तो तापमान बहुत ज्यादा। अब हम यहां चले जाए जीवन खोज रहे हैं तो जीवन बचेगा तब तो खोजेंगे। अगर हम यहां जीवन खोजने चले जाए और जीवन बचेगा तब तो खोजेंगे। बात समझ में आ रही? लेकिन अगर मंगल की तरफ आप जाएंगे तो थोड़ा सा सूर्य से दूरी ज्यादा होगी तो तापमान कम हो जाएगा, ठीक है भाई। ये सारे ग्रहों को ऊर्जा कहां से मिलती है? सूर्य से मिलती है। उष्मा कहां से मिलती है? सूर्य से। प्रकाश कहां से? सूर्य से। तो जैसे जैसे दूरी सूर्य से बढ़ती जाएगी तापमान कम होते जाएगा कि नहीं होते जाएगा? तापमान कम होते जाएगा। अब आप कहना यह चाहिए कि ये बताइए सर यूरेनस और नेपच्यून तो ज्यादा दूर है, तो फिर सबसे हल्का तो ये होना चाहिए। लेकिन यहां पे गैस पाए जाते हैं और गैस जब किसी ग्रह पे पाए जाएंगे तो गैस बेसिकली कुछ भारी गैसों की मात्रा अगर बढ़ जाएगी तो वो क्या हो जाएगा? बर्फ से भारी हो जाएगा। यहां पे गैस वगैरह पाए जाते हैं, इसलिए इनका जो घनत्व है वो शनि के घनत्व से ज्यादा हो जाता है, ठीक है। सबसे कम घनत्व जो है शनि का इसलिए माना जाता है क्योंकि आइस क्यूब जैसा है, यहाँ पे तापमान बहुत कम हो जाता है। तापमान उधर भी कम होगा भाई, शनि से जितनी दूरी बढ़ती जाएगी तापमान उतना कम होते जाएगा भाई। जितनी सूर्य से दूरी बढ़ेगी तापमान उतना ही कम। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अब ग्रह में लिख लीजिए कुछ पॉइंट, लिखिए। अच्छा, ग्रहों की गति कभी आपने देखी है कि ग्रह गति कैसे करते हैं? ये ग्रहों की गति है। ये हमारा सूर्य है और सूर्य के क्या होता है? चारों तरफ जो है वो ग्रह गतिमान होते हैं। सूर्य के चारों तरफ ग्रह गतिमान होते हैं, ठीक है। चारों तरफ गति करते हैं ना। अब ये हमारा सूर्य है, ये मान लो हमारा सूर्य है, ठीक। अब ये मरकरी,
ये वीनस, इस तरह से गति थोड़ी होती होगी। किस तरह की गति होती है? जो आप देखते हैं गति वैसी तो होती नहीं है, ठीक है। गति बेसिकली कैसे होती है तो गति को समझिएगा। गति कैसे होती है तो गति को समझिएगा। ये गति होती है, ये सूर्य है, ये ग्रह है, ये ग्रह है और ये गति कर रहे हैं। तो गति ये ऐसे करेंगे, ठीक है। इस तरह की गति होती है, मतलब एक तरह का जिंगजैंग मोशन हम कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ, स्पाइरल कह सकते हैं कि स्पाइरल एक मोशन होता है, स्पाइरल तरीके से वो गति करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर इस पाथ पे अगर वो मान जाओ ये है और इस पाथ पे अगर वो गतिमान होंगे तो फिर जो आखिरी वाला ग्रह होगा उनको तो सबकी गति करनी पड़ेगी। सूर्य को की भी गति कर रहा है, उसके बाद और भी ग्रहों की गति कर रहा है, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो इस तरह का मोशन कर पाएगा वो ग्रह। इसका मतलब वो पृथ्वी की भी गति करेगा। भाई अगर यहां पृथ्वी है तो उसकी भी गति इसके बाद वाला ग्रह करेगा, ठीक है। तो इनके मोशंस को हम वीडियो वगैरह के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि कैसे ग्रह गति करते हैं, बेसिकली ग्रहों की गति कैसे होती है, ठीक है। अब हम यहां पे कुछ लिखते हैं और फिर आगे एक एक ग्रहों को समझते हैं कि एक एक ग्रह कैसे क्या है, ठीक है। लिखिए, ग्रह में लिखिए, वह आकाशीय पिंड जिनका अपना स्वयं में प्रकाश नहीं होता, वह उष्मा नहीं होती। वे आकाशीय पिंड जिनका अपना स्वयं में प्रकाश नहीं होता और उष्मा नहीं होती। पीसीएस में 1-2 साल के अंदर पूछा था क्या ये कि ग्रह क्या होते हैं या तारे क्या होते हैं, कुछ ऑप्शन लेके ग्रह के पास क्या होता है। मुझे ध्यान आ रहा है 1-2 साल में किसी साल पेपर में आया होगा, ठीक है। वे आकाशीय पिंड जिनमें अपना प्रकाश व उष्मा नहीं होती तथा तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, तथा तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, प्रकाशित होते हैं, ग्रह कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। लिखिए, सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, आठों का नाम इसी क्रम में लिख लीजिएगा। सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, आठों का नाम इसी क्रम में लिख लीजिए। ये एनसीईआरटी में कुछ इस तरह से दे रखा है ना, माई वेरी इनोसेंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, ठीक है। एनसीईआरटी में कुछ इस तरह से उसने बना रखा है कि कैसे आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, आप सही क्रम में आप अपने तरीके से याद, देखो हमेशा ना ट्रिक खुद बनाने की कोशिश करो कि शॉर्ट ट्रिक कैसे बनाए जो हमको याद रहे, ठीक है, ठीक है। ये आठों को इसी क्रम में लिख लीजिए। लिख लोगे कि हिंदी में बोलना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा, हो जाएगा। मरकरी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ही उसको लिखिए, ठीक है। अरूण वरुण जिसको कहते हैं, ठीक है। लेकिन उसको नेपच्यून और यूरेनस ही लिखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी रूप में वो पूछते हैं आपसे। अरूण वरुण ज्यादातर यूपीएससी नहीं पूछती है, ठीक है। लेकिन अब दोनों में लिख लीजिएगा, अरूण वरुण भी लिख लीजिएगा और यूरेनस और नेपच्यून भी लिख लीजिएगा। नेपच्यून को तो हम नेपच्यून ही पूछते हैं, ठीक है। इसमें लिखिए, इसमें बुध, शुक्र, मंगल व पृथ्वी को भीतरी ग्रह कहा जाता है। मतलब ये जो चारों हैं इनको क्या कहते हैं? भीतरी ग्रह कहते हैं। ये चारों को लिख लो, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इन चारों को हम क्या कहते हैं? भीतरी ग्रह कहते हैं। और जुपिटर, सैटर्न, इन सबको क्या कहते हैं? बाहरी ग्रह कहते हैं।
अब भीतरी ग्रह का मतलब वो सेल और धातुओं से बने होंगे, और बाहरी ग्रह का मतलब वो हाइड्रोजन और हीलियम से ज्यादा बने होंगे। भीतरी ग्रह किससे बने होंगे? सेल व धातुओं से बने होंगे, और बाहरी ग्रह बृहस्पति जैसे होंगे, मतलब वो ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम और अन्य गैसों से बने होंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो भीतरी और बाहरी ग्रह का अंतर हम इसी आधार पर करते हैं कि जो भीतरी ग्रह हैं वो सेल और धातुओं से बने हैं, और जो बाहरी ग्रह होंगे वो किससे बने होंगे? गैसों से, हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गैसों से बने होंगे। हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गैसों से बने होंगे। अब एक एक ग्रह को हम समझते हैं। ठीक है, एक एक ग्रह को हम समझते हैं। जैसे हम सबसे पहले समझते हैं मरकरी को। ठीक है, तो मरकरी जो है वो सन के क्या है? सबसे क्लोजेस्ट है, सबसे नियरेस्ट है सन के। ठीक है, और ये इसका जो प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा तापमान यहीं पे होता है। ठीक है, इसके 2 मून्स हैं। कितने मून्स हैं? देयर आर 2 मून्स। इसके 2 चंद्रमा हैं। ठीक है, और इसके 2 चंद्रमा हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसके सरफेस की ग्रेविटी कितनी है? 0.38। कितनी है? 0.38 है। ठीक है, और इसके डिस्टेंस सन से कितना है? सन से इसका डिस्टेंस ध्यान रखिएगा, डायमीटर इसका है 3031 माइल्स। ठीक है, और इसके सरफेस का मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है -27 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है, मिनिमम टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है? -274 डिग्री फारेनहाइट, ये मिनिमम है। ठीक है, और मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है वो 662 डिग्री फारेनहाइट होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर ध्यान रखिएगा, इसके टेम्परेचर कैसे होते हैं। ठीक है, लिखना चाहेंगे मरकरी के बारे में? लिख लीजिए, बुध के बारे में 1-2 लाइन लिख लीजिए। यह सूर्य के सबसे निकटतम का ग्रह है। यह सूर्य के सबसे निकटतम का ग्रह है। निकटतम का ग्रह है, और यह सबसे छोटा ग्रह भी है। और यह सबसे छोटा ग्रह भी है। यह अपने अक्ष पर 59 दिनों में घूर्णन करता। यह अपने अक्ष पर 59 दिनों में यानी 59 डेज में घूर्णन करता, और सूर्य के चारों तरफ 88 दिन में। ठीक है, यह अपने अक्ष पर 59 दिनों में घूर्णन करता था, सूर्य के चारों तरफ 88 दिन में। 88 दिन। जैसे देखिए, कोई भी ग्रह जो होगा ना, मान लीजिए कोई ग्रह है, तो यह 2 तरह की गति करेगा। लिख लीजिए, जैसे मान लीजिए एक ग्रह है, तो ग्रह 2 तरह की गति करेगा। एक तो अपने अक्ष पे घूमेगा। क्या होगा? एक तो अपने अक्ष पे घूमेगा, और एक सूर्य के चारों तरफ घूमेगा। तो 2 तरह की गति होती है। मतलब एक जो है, जैसे ये पेन है, तो ये पेन अपने अक्ष पे ऐसे घूम रहा है, तो ये अक्ष पे घूम रहा है, मतलब एक ही एक्सिस पे ये घूम रहा है। ठीक है, और एक जो है अक्ष पे घूमते हुए चारों तरफ घूमेगा। ठीक है, तो 2 तरह की गति होती है। अक्ष पे जो घूमता है उसमें कितना टाइम लगता है? 59 दिन। और सूर्य के चारों तरफ घूमता है तो 18। सबसे नजदीक है तो सबसे कम समय इसी को लगेगा। लगेगा या नहीं लगेगा? सबसे नजदीक है तो सबसे कम समय इसी को लगने जा रहा है। ये ध्यान रखिएगा कि 88 दिन का समय इसको लगता है। ठीक है, आगे चलते हैं। वीनस। वीनस के बारे में लिख लीजिए। वीनस या शुक्र, यह पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह है। यह पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह है। अपने अक्ष पर 243 दिन तथा सूर्य की परिक्रमा 225 दिन। अपने अक्ष पर 243 दिन तथा सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में करता है। 243 दिन तथा सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में करता है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। उपग्रह नहीं है। इसको पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहते हैं। इसको पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहते हैं।
इसको पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहते हैं। इसे शाम तथा सुबह का तारा भी कहते हैं। यह सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। इसे शाम तथा सुबह का तारा भी कहते हैं, मतलब बहुत चमकीला है ये। इसे शाम तथा सुबह का तारा भी कहते हैं। सुबह का तारा भी कहते हैं, इसे शाम तथा सुबह का तारा भी कहते हैं। ठीक है, यह अत्यंत चमकीला ग्रह है, यह सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। अगला हेडिंग डालिए पृथ्वी। टेम्परेचर, तापमान भी सबसे ज्यादा इसी का होता है। शुक्र का तापमान भी सर्वाधिक होता है। शुक्र का तापमान भी सर्वाधिक होता है। अगला हेडिंग डालिए पृथ्वी। पृथ्वी देखिए इसके बारे में, यह आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से इसकी दूरी 14.9 किलोमीटर है। सूर्य से इसकी दूरी 14.9 किलोमीटर है, करोड़ किलोमीटर। 14.9 करोड़ किलोमीटर लिखिएगा, 9 करोड़ किलोमीटर है। यह अपने अक्ष पर एक दिन में और सूर्य के चारों तरफ 365 दिन में गति करता है, यह घूर्णन करता है। यह अपने अक्ष पर एक दिन में, यह अपने अक्ष पर एक दिन में तथा सूर्य के चारों तरफ 365 दिन में, 365 दिन 4 घंटे लिख लीजिएगा। ठीक है, 365 दिन 4 घंटे में, 6 घंटे, सॉरी 6 घंटे, 365 दिन 6 घंटे लिखिएगा, 6 घंटे में गति करता है। अगला हेडिंग डालिए मंगल। कौन है भाई? एलन मस्क है ना, मंगल पे घर बसा रहा है। एलन मस्क का कहना है कि मंगल पे वो अपनी बस्तियां बसा के रहेगा। ठीक है, क्रांतिकारी व्यक्ति तो है ही। ठीक है, उसका कहना है कि मंगल पे घर बसाओ। क्या कर रहे हो यहाँ? उसका ये स्टेटमेंट है ना कि ज्यादा से ज्यादा आबादी बढ़ाइए, तभी तो जाके मंगल पे रहेंगे। ठीक है, आबादी ज्यादा हो जाएगी, जब यहाँ रहने लायक जगह नहीं बचेगी तभी तो मंगल पे जाएंगे। अच्छा ठीक है, अभाव हमेशा खोज को जो है वो जन्म देती है। अभाव हमेशा खोज को जन्म देती है। हम हमेशा देखते हैं कि जब भी कुछ खोज होता है तो कुछ ना कुछ अभाव इसके पीछे एक बड़ा कारण होता है। ठीक है, तो जब रहने की जगह नहीं मिलेगी तो हम कहीं और खोजेंगे। अच्छा, कितने मूर्ख वो लोग होते होंगे वो चंद्रमा पे जमीन खरीदते हैं। पृथ्वी का हमको पता ही नहीं है कि पृथ्वी पे क्या हो रहा है, कब भूकंप आ जाएगा, कब सुनामी आ जाएगी, कब हम कहाँ बह जाएंगे, और चंद्रमा पे हम घर ले रहे हैं। अभी वहां पे हम वहां की ग्रेविटी को नहीं समझ पाए हैं, वहां पे हम सही से चल नहीं सकते और वहां पे हम जमीन खरीद रहे हैं। मतलब बहुत सारे मूर्ख ऐसे पड़े होते हैं जो सोचते हैं कि हम चंद्रमा पे क्या करें, जमीन लें। नहीं, लेकिन फिर भी अब बताओ। अच्छा, हमको ये नहीं समझ में आता कि चंद्रमा पे जमीन बेचता कौन है किसका वो? हाँ ठीक है, हमारा हो गया। पैसा किसको देते हैं? एनजीओ टाइप का कोई ऑर्गेनाइजेशन उसको पैसा वगैरह देते हैं। मतलब सोचो, मतलब इंसान का मानवीय जो है दिमाग है वो कहाँ चला जाता है। अच्छा, तुम अगर मर गए तो जमीन खत्म, पैसा तो इससे बढ़िया दान में दे दो ना, वो पैसा बहुत ज्यादा है आपके पास, तो कम से कम पृथ्वी पे लोगों का कल्याण हो जाएगा। अरे अभी हम पृथ्वी को नहीं समझ पाए, पृथ्वी के 5% हिस्से को अभी हम सही से नहीं समझ पाए कि ये क्या है। और हम चंद्रमा पे जाके देखो, ठीक है आप टेक्नोलॉजी में विश्वास करिए, हम इसमें नहीं मना कर रहे हैं, लेकिन हम ये पृथ्वी को नहीं समझ पाए। 27 किलोमीटर से ज्यादा अंदर गहराई में नहीं जा पाए, गड्ढे में नहीं जा पाए। हम अंदर तक बस अनुमान लगाते हैं कि भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी ऐसी होगी। ठीक है, ये अनुमान है हमारा, ये हमने देखा नहीं है, ये हम अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी ऐसी ही होगी क्योंकि भूकंपीय तरंगों की गति ऐसी होती है। और हम पहुंच गए चंद्रमा पे कि हम चंद्रमा पे जमीन खरीदेंगे, चंद्रमा पे बस्ती बनाएंगे। मतलब वहां का कुछ पता है हमको कि कब माहौल कैसा हो जाएगा?
क्या हो, पृथ्वी का नहीं पता है भूकंप कब आएगा, ये अभी भी हम एग्जैक्ट नहीं बता पाते कि भूकंप अभी आ जाएगा। चंद्रमा पे चले गए रहे, वहां आ गया तो क्या, अब यहां तो हम भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी जानते भी, वहां और क्या क्या होता होगा जानते थोड़ी है कि क्या क्या होता होगा, वहां पे भी बहुत कुछ घटनाएं घटित होती हो। देखो हम समझ पाए हैं, लेकिन हमने क्या बोला कि इतना बड़ा है ये ब्रह्मांड, और इस ब्रह्मांड में हमारी आकाश गंगा, उस आकाश गंगा में हमारा सौरमंडल, उस सौरमंडल में हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी पे एक छोटा सा पिद्दी भर का मनुष्य, और सोचता कितना बड़ा है, मतलब इसकी चले तो ये पूरे ब्रह्मांड में अपना घर बना दे। ठीक है, आकाश गंगा गंगा तो ऐसे कैप्चर कर ले, लांग ले जब मन करे तब। ठीक है, थोड़ा सा हॉलीवुड मूवियों का भी प्रभाव ज्यादा है। ठीक है, उसमें दिखाया जाता है भाई मंगल पे ऐसे पहुंच गए, शुक्र पे ऐसे पहुंच गए, अरे वो उसी में पहुंच सकते हो, रियलिटी में कभी पहुंचने की कोशिश करो। वास्तव में किसी नहीं, ठीक है वो टेक्नोलॉजी, ठीक है आप ऐसा सोच रहे हैं। अब देखो दुनिया जो अभी सोच रही है, जैसे दुनिया को यह पता है कि ग्रहों की संख्या 8 है, इसके पहले 9 हुआ करती थी, 2008 में ऑफिशियली कहा गया कि 8 है, और हमने दुनिया को आज से 5000 साल पहले बता दिया था कि भारत, दुनिया में ग्रहों की संख्या 8 है। भारत ने ये बात हजारों साल पहले बता दी थी। ठीक है, हजारों साल पहले जो हमारे वेद लिखे गए हैं उसमें ग्रह लिखे गए हैं, कितने ये ग्रह हैं, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है। ठीक है, ये हजारों साल पहले हमने बता दिया। तो टेक्नोलॉजी उनकी आगे कि हमारी आगे? भाई पृथ्वी जो है वो सूर्य का घूर्णन करती है, ये बात तो हम बहुत पहले बता चुके हैं कि पृथ्वी सूर्य का घूर्णन करती है। आपने 250-300 साल पहले बताया कि पृथ्वी सूर्य का घूर्णन करती है।